अगेन आज की गुड आफ्टरनून बच्चों, दोबारा गुड आफ्टरनून हो रही है बिकॉज हम सेम डे क्या कर रहे हैं, 9th चैप्टर का रिवीजन कर भी रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 9 और इसका रिवीजन हमें करना है। चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर। वापस से प्रोड्यूसर। जिस प्रकार एक कंज्यूमर अपनी जिंदगी में चाहता है कि मेरे को भी क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, मैं भी इक्विलिब्रियम में आऊं। किस में आऊं? ये प्रोड्यूसर क्या मान जाएगा? क्या ये बोलेगा मेरे को भी आना है ना? ऐसे होता है ना, जब एक छोटे बच्चे को क्या मिलता है, एक खिलौना मिलता है तो दूसरे वाला बोलता है मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो वैसा, ठीक है ना? तो प्रोड्यूसर बोल रहा है कि मेरे को भी किस में आना है, इक्विलिब्रियम में आना है। लेकिन भैया बाप बाप होता है, ठीक है ना? प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम आता है वो यूटिल्स वूटिल्स में कुछ नहीं आता, ठीक है ना? उसे क्या चाहिए? अपना सपना, मनी मनी मनी, ठीक है ना? प्रॉफिट की टर्म्स में आता है। एक प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम आता है वो कहां पे आके रुकेगा? जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना? वही इसने इंट्रोडक्शन में लिखा है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एक प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमाइज होता है, ठीक है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आकर के वो रुक जाएगा। अरे रुकना तो उसका लाजमी है ना, बिकॉज मैक्सिमम प्रॉफिट उसे आ गया, इससे ज्यादा उसे मिलेगा नहीं, कम वो लेना चाहेगा नहीं, तो वो बस उसी सिचुएशन में रुके रहना चाहता है। वहीं पे वो अपना प्रोडक्शन क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, बिकॉज वहां पे वो सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या कर रहा होगा, डिराइव कर रहा होगा। प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम वहां पे फाइंड आउट करता है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, दैट इज टेक्निकली पाई मैक्सिमाइज होता है। कौन मैक्सिमाइज होता है? यहाँ पे इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? पाई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना? इसको हमें समझने के लिए हमें सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा? प्रॉफिट को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा बच्चा? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द एक्सिस ऑफ टोटल रेवेन्यू। किसका ज्यादा हो जाना? टोटल रेवेन्यू को ज्यादा हो जाना। किससे? टोटल कॉस्ट से। तो ये जो प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, कौन से वाला प्रॉफिट है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस कॉस्ट के ऊपर जितना भी आपका रेवेन्यू है, वो सब आपका क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। जब भी ये सबसे ज्यादा हो जाएगा उसी केस में हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना? अच्छा बच्चों, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट ना जनरली जिस एंगल से मैं बोल रहा हूँ वो दो टाइप के होते हैं, एक नेट प्रॉफिट और एक ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट घटा दोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटा दोगे तो क्या आएगा? ग्रोस प्रॉफिट आएगा। और मजे की बात ये है, आज तो मैं समझा तो रहा नहीं हूँ, ये तो आपको पता है, अंदर तो आपके पता चल रहा होगा कि भाई क्या क्या चीजें चल रही है। आज तो जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है ना? चाहे तो ग्रोस प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाए, चाहे तो नेट प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाए, और मजे की बात है एक ही पॉइंट पे आएंगे दोनों, ठीक है ना? तो जब भी या तो ये मैक्सिमाइज हो जाए या तो ये मैक्सिमाइज हो जाए, वहीं पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। बस दोनों में फर्क ये है कि एक में से टोटल कॉस्ट घटी हुई होती है, लेकिन एक में केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट घटी हुई होती है, ठीक है? आगे बच्चों, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट फर्दर उसको हम दूसरे एंगल से देखें तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक एबनॉर्मल प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक सब नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको लॉस बोलते हैं, जिसके अंदर तीन सिचुएशन अराइज हो सकती है जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखी थी। अच्छा एक बात बताऊं, अभी भैया तुमने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट करके कुछ क्लासिफिकेशन दिया, वो इन तीनों में से कौन से रिलेट करोगे आप? एबनॉर्मल से कि नॉर्मल से कि सब नॉर्मल से? वेरी गुड, बोलो, सही बोल रहे हो। किससे? एबनॉर्मल से। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो बोलो ना, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। अच्छा एबनॉर्मल की ही क्यों बात? बिकॉज एबनॉर्मल का बात है जब टोटल रेवेन्यू ज्यादा होता है, किससे? टोटल कॉस्ट से, ठीक है ना? उस केस में हम जीपी भी निकाल सकते हैं और एनपी भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट का ही पार्ट होता है, और सब नॉर्मल प्रॉफिट में यानी कि लॉस में तीन सिचुएशन अराइज हो सकती है। एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं बच्चों। एबनॉर्मल प्रॉफिट कब आता है? जब टी आर इज ग्रेटर देन टी सी, और वी कैन से दैट ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, है ना? उस केस में एबनॉर्मल प्रॉफिट आता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? मिनिमम रिटर्न होती है जो हमें चाहिए ही चाहिए, बिकॉज हम अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, अपने धंधे में मेहनत कर रहे हैं। ये कब होता है? सिचुएशन कब आती है? जब टी आर इज इक्वल टू, और इस केस में ये सिचुएशन किसकी भी होती है बच्चों? ब्रेक इवन की भी होती है। पिछले चैप्टर में हम देख के आए थे, और वहां पे भी हमने देखा था कि ब्रेक इवन पे हम जस्ट क्या कमा रहे होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट वो वाली सिचुएशन होती है जब टी आर इज इक्वल टू टी सी और ए आर इज इक्वल टू ए सी होता है। ये कह रहा है कि अगर ये मिनिमम रिटर्न भी नहीं आएगी ना, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं आएगा, तो हम अपनी कैपिटल को क्या कर लेंगे, विदड्रॉ कर लेंगे और किसी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज में लगा देंगे जिससे हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट भी आए। हाँ बोलो ना, एबनॉर्मल आए, कोशिश तो एबनॉर्मल की करेंगे लेकिन एटलीस्ट क्या तो आ ही जाना चाहिए, नॉर्मल तो आ ही जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया हकीकत में प्रैक्टिकली 3 सिचुएशन अराइज होती है, एकदम से ऐसा डिसीजन नहीं लेते कि नॉर्मल भी नहीं आ रहा तो चलो ठीक है बंद करो सारी धर्मशालाएं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एक हद जब पार हो जाती है ना, तो मतलब 2 मौके देते हैं हम, है ना, और तीसरा मौका भी, तीसरे मौके में भी अगर भाई दिक्कत है ना, फिर तो फिर नहीं झेल सकते हम, है ना, फिर तो अभी वाइंड अप करेंगे सारे ऑपरेशंस को। नेक्स्ट है बच्चों सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट वही सिचुएशन होती है जब आपका टी आर लेस देन हो जाता है किससे, टीसी से, या ए आर लेस देन हो जाता है किससे, एसी से, है ना। अच्छा बात करते हैं बच्चों, लास्ट टॉपिक है इसमें मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। वैसे तो सिलेबस में तो पहला ही अप्रोच है एमआर एंड एफसी अप्रोच, लेकिन हमने टीआर एंड टीसी अप्रोच भी देखा था। 2 अप्रोच होते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। और है कुछ नहीं, दोनों अप्रोच सेम है, एक से ही दूसरा निकला हुआ है, ठीक है। एमआरएम की अप्रोच से जब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, आज बैकएंड का रीजन तो नहीं बता रहा हूँ, वो तो बता चुका हूँ, अब वो तो दोबारा नहीं समझाऊंगा, फिर तो क्लास ही हो जाएगी। अब तो अंदर वो प्रोसेस चलनी चाहिए, आगे से कंडीशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। 2 कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होती है जब एम आर इज इक्वल टू एम सी हो जाए और एम सी राइजिंग। एम आर इज इक्वल टू एम सी 2 पॉइंट पे हो सकता है, फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, फर्स्ट वाले पे कि सेकंड पे, सेकंड वाले पे, बिकॉज सेकंड पे सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, यानी कि एमसी इज राइजिंग, जबकि फर्स्ट वाले पे सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, वहां पे मार्जिनल कॉस्ट घटते हुए मैनर में होती है, ठीक है ना। बस ये बच्चों उसकी क्या है, टेबल है, अब इसमें मैं ज्यादा क्या ही बता सकता हूँ। अच्छा ये कब ले रहे हैं हम बच्चों, जब प्राइस क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। और मार्जिनल कॉस्ट का अगर सारे बच्चों को पता है वो यू शेप्ड होता है, तो इस तरीके से कुछ करके क्या बन जाएगा बच्चों, डायग्राम बन जाएगा, ठीक है ना, ये डायग्राम। और ई पॉइंट पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये जो ऊपर इसने सब लिखा है वो सारी चीजें रिपीट की है, इसने बोला कि प्राइस कांस्टेंट है, ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है, इसमें ए आर इज इक्वल टू एम आर रहता है, इज इक्वल टू प्राइस रहता है। इक्विलिब्रियम वहां पे निकलेगा जब 10 यूनिट हो रखी है, क्यों, बिकॉज वहां पे दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसको हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है तो इसका टेबल भी बनानी होती है आपको, डायग्राम भी बनाना होता है, ठीक है, ये हो गया। ये इसने एक्सप्लेनेशन दे दिया किसका, डायग्राम का, कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वो कर्व कैसा है, पैरेलल वाला कर्व, यू शेप वाला कर्व कौन सा है, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे को, है ना। फर्स्ट पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, सेकंड पे इसलिए होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो सारी चीजें इसने यहाँ पे बोल दी है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। देखो बच्चों ये जो डायग्राम है ये थोड़ा एडिशनली आप देख सकते हो, ऊपर वाला तो मैंने आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन ये मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इस टाइप का डायग्राम हो सकता है। इक्विलिब्रियम बताना कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, क्यू एस्ट्रिक पे आएगा, किस पे आएगा, क्यू एस्ट्रिक पे आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज वहां पे बच्चों मार्जिनल कॉस्ट भी क्या हो रही है, राइज हो रही है, और एम आर इक्वल टू एम सी भी हो रखा है, ठीक है ना। अच्छा भैया ये ए आर वाला कर्व क्यों बनाया, अरे बना दिया, बेचारा इसके साथ में चलता है ना, इसलिए बना दिया, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए ए आर की जरूरत है, तो फालतू कैसे होता ना, 4 लोग शॉपिंग करने जा रहे, चलो मैं भी चल रही हूँ, ठीक है ना, ये वैसा है बिल्कुल, कुछ नहीं, खाली इसके कोई सुनने का नहीं है, लेकिन ये बस ऐसी है, ठीक है ना, फालतू। आगे ये क्वेश्चन मैंने आपको एक कराया था, वो तो देख लेना आप। बात करते हैं लास्ट किसकी बच्चों, टीआर और टीसी अप्रोच की। टीआर टीसी अप्रोच ये बोलता है उसके लिए भी 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है, एक तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि द गैप बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम, एंड प्रॉफिट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस। जैसे आउटपुट क्या होएगा, इंक्रीज करते हो आप, तो प्रॉफिट आपको क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। इसमें केस में क्या होता है बच्चों, सिंपली अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो टीआर का कर्व रहता है ओरिजिन से चालू होकर के स्ट्रेट लाइन रहेगी, और जो टीसी का कर्व होता है सारे बच्चों को पता है वो इनवर्सली एस शेप्ड होता है, तो दोनों के बीच में गैप बनेगा, क्या बनेगा, गैप बनेगा, ठीक है ना। वो इधर मैंने बना के भी दिखाया था आपको, ये देखो ये रख, ये गैप बनेगा, और ये गैप में बेसिकली जो आपकी जो टोटल कॉस्ट का कर्व है उससे एक टेंजेंट डालोगे, आप क्या डालोगे, टेंजेंट डालोगे, और जहां पे वो टच करेगी उससे एक लाइन ऐसे हम क्या कर देंगे,
नीचे ड्रॉ कर देंगे। ये वाला बच्चों मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, इससे ज्यादा प्रॉफिट कहीं पे हो नहीं सकता, तो हम बस इतनी ही यूनिट बनाएंगे, ओएम यूनिट बनाएंगे। कितनी यूनिट बनाएंगे? ओएम यूनिट बनाएंगे, ना इससे कम बनाएंगे ना इससे ज्यादा बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे भी लॉस होएगा और कहाँ पे भी लॉस होएगा, यहाँ पे भी लॉस होएगा। यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट कम होगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है ओएम पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इतना प्रोडक्शन करेंगे हम, यस और नो। और बच्चों अगर यही चीज अगर मैं किसमें बताऊं आपको, मोनोपोलीमर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो आपका टीआर का कर्व कैसा हो जाएगा बच्चों? टीआर का कर्व ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इधर बीच में गैप बनता है, बना के भी दिखाया था मैंने आपको अलग से, वो बहुत सही सा बना हुआ था, ये तो थोड़ा वाहियात सा बन गया, ये देखो, ठीक है। ये देखो दोनों ही टेंजेंट डालनी पड़ेगी आपको, टीआर वाले कर्व पे भी और किस पे भी। नमन भैया उधर तो डालनी नहीं थी आपने, उस पे टीआर वाले कर्व पे टेंजेंट, अबे वो टेंजेंट डाल के करते भी क्या, वो टेंजेंट के ऊपर ही आ जाता पूरा का पूरा, ठीक है ना, वो अपने आप में टेंजेंट है, समझा क्या। वो पूरा कर्व ही वैसा जा रहा है, तो टेंजेंट किस पे डालेगी? जहाँ पे कर्वेचर हो, क्या हो, वो उधर कर्वेचर था क्या, टीआर में वो तो स्ट्रेट लाइन थी, इधर टीआर के उसमें भी क्या है, कर्वेचर आ रखा है, तो टेंजेंट डाली दोनों, है ना। और जहाँ पे भी वो मैच कर रही है, जहाँ पे भी वो टच करके जा रही है, उसे ऐसे खटाक से उसे टच करके जा रही है ना, किसको, टेंजेंट, दोनों ही कर को, टीआर को भी और टीसी को भी, वहीं से क्या हो जाएगा, वहीं से लाइन ज्वाइन कर दोगे आप, वही मैक्सिमम प्रॉफिट है, वहीं पे इक्विलिब्रियम आएगा, ना उसके पहले आएगा ना उसके बाद में आएगा। बस बच्चों ये क्या है आपका टीआर और टीसी अप्रोच है, ये सारा इसने बोल दिया। और फिर लास्ट में इसने ये बोला है कि जहाँ पे टीआर टीसी अप्रोच से जो इक्विलिब्रियम आ रहा है, वही किससे आएगा, एमआर और एमसी अप्रोच से आएगा। मतलब जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही ना, एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी इज राइजिंग, तो प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वहीं पे ही होगा अकॉर्डिंग टू टीआर एंड टीसी अप्रोच। कहने का मतलब ये है, चाहे इससे निकालो चाहे तो इससे निकालो, दोनों साथ में ही होगा। अच्छा, फिर हमने एक चीज और देखी थी बच्चों की, जो ये वाला जो अप्रोच होता है ना, टीआर और टीसी अप्रोच, अगर आप यहाँ इधर टेबल में देखोगे, तो टेबल में बच्चों लगभग लगभग शुरुआत में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ऐसा रहेगा कि प्रॉफिट दो जगह मैक्सिमम आ रहा होगा। तो फिर कौन से वाले को इक्विलिब्रियम पकड़ के चलेंगे हम, नीचे वाले को, बिकॉज ऊपर वाले के कंपैरिजन में देखोगे तो कांस्टेंट हो रखी है दूसरी कंडीशन, लेकिन हमने को तो क्या देखना है, प्रॉफिट डिक्लाइनिंग होना चाहिए, तो इधर वो प्रॉफिट डिक्लाइन नीचे हो जाता है, तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं 4 यूनिट पे आकर के रुक जाएंगे। फिर मसूद भैया ने सवाल पूछा था कि जब हमें ऊपर ही प्रॉफिट क्या आ गया, ज्यादा आ गया, तो फिर अगले वाली का वेट का ही करना हमें, ठीक है ना, बेटा पता तो चलेगा ना हमें, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, उधर कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, तो ये घंटी मिल गई, मतलब हमें सिग्नल मिल गया कि ठीक है भाई अब इसके आगे नहीं जा सकते, करके देख लो तुम, उसके आगे जाओगे तो अभी प्रॉफिट क्या ही होने वाला है, कम होने वाला है, तो दैट्स वाई नुकसान तो कुछ है नहीं है, ठीक है ना। एक एडिशनल कस्टमर को हम क्या कर देंगे, सर्व कर देंगे। यहाँ बोलो ना, तुम देखो ना, मान लिया प्रॉफिट तो वहां भी इतना हो रहा था, यहाँ पे भी इतना हो रहा है, अगर उधर केवल इतनी बेचेंगे तो 3 यूनिट बिकेगी, कितनी बिकेगी, यहाँ पे 1 यूनिट और एक्स्ट्रा बिक जा रही है हमारी, प्रॉफिट जब भी उतना आ रहा है। तो आप प्रैक्टिकली देखो, हकीकत में देखो, ये तो चलो कंडीशन तो चलती रहेगी, तुम ये सोचो, तीन तीन कस्टमर को माल बेचना अच्छा है कि 4 कस्टमर को माल बेचना अच्छा है, 3 को, अरे मैक्सिमम प्रॉफिट तो दोनों पे आ रहा है, 10 उधर भी आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है और 4 पे भी आ रहा है, मतलब 3 बेच के भी 10 ही प्रॉफिट आ रहा है और 4 बेच के भी कितना ही आ रहा है, 10 आ रहा है। आप हकीकत में देखो, ऐसा बिल्कुल बिजनेसमैन के एंगल से सोचो, 3 कस्टमर को माल बेचना अच्छा है, 4 को बेचना अच्छा है, क्यों 4 को क्यों बेचना अच्छा है, बताना ना, लोड लेना, बोलो ना, बोलो बोलो। हाँ तो फिर तो लोड ले रहे ना खामे का दिमाग पे, क्या कहाँ अच्छा है, फालतू की बकवास है ये तो। हाँ, क्वांटिटी बचेगी, नहीं समझा गया, हम 3 यूनिट बेच रहे हैं, ए बच्चे 3 यूनिट बेच रहे हैं हम, ए सुनो ना, 3 यूनिट बेच रहे हैं, उसमें भी हमें 10 ही रुपए आ रहे हैं ओवरऑल मिला करके, 4 यूनिट बेचते हैं तो भी हमें 10 ही रुपए बचते हैं सारे मिला करके ओवरऑल। तो मैं कह रहा हूँ कि 4 यूनिट बेचना अच्छा है, तुम ऐसा कहीं बोल रहे हो, मतलब इसे रीजन दो। वेरी गुड, इससे हमारा कस्टमर बेस तैयार हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे वो जो चौथी यूनिट बेची ना जिस भाभी को, हमने पूरे मोहल्ले में जाके बताएगी किसके यहाँ से लेके आई हूँ, समझा क्या तुम्हें, आगे कस्टमर बेस बढ़ेगा हमारा, ऐसे हो नो, आज अपने आप आई है, कल किसी और को भी लेके आएगी, तुम्हें पता ना, आगे लाइन लग जाएगी। क्या, वेरी गुड, ठीक है ना। ऐसा भी होएगा कि हमारी क्या हो जाएगी, वहां पे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या रहती है, कम रहती है, लेकिन एक टाइम के बाद बच्चों जो हमारी वो होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो बढ़ भी जाती है, तो मे बी ऐसा रहेगा, जितना फिक्स कॉस्ट घटेगी उतना वेरिएबल कॉस्ट ऐसा भी हो सकता है कि बढ़ सकती है, तो दैट्स वाई तो प्रॉफिट क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है, समझा ना। वैसा मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसमें।
कुल मिला के मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव है देखने की, उसे सोचने की, कि प्रैक्टिकली तुम ऐसा भी देख सकते हो कि 4 यूनिट को बेचना क्यों अच्छा है, बिकॉज एक एडिशनल कस्टमर को सर्व करेंगे तो उससे आगे भी हमको धंधा मिल सकता है, बिजनेस मिल सकता है, ठीक है ना। और बाकी तो मैंने आपको समझाया भाई है। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, इसका रिवीजन भी हम क्या कर चुके होते हैं, फिनिश कर चुके होते हैं। और बच्चों 1 मिनट अभी भी बची है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 30 मिनट के लगभग उसमें लिया हमने, और 15 सवा 15 मिनट इसमें लिए हमने। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाकी कल टेस्ट है हमारा, ठीक है।